नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे आणविक वंशागति एवं जीन अभिव्यक्ति भाग 4। देखिए विद्यार्थियों, अभी तक हमने पिछले भाग तक डीएनए की संरचना, सेंट्रल डोग्मा, जेनेटिक कोड और साथ ही डीएनए प्रतिकृति के बारे में पढ़ा था। आज के भाग 4 में जो एक महत्वपूर्ण बिंदु चालू करने वाले हैं वो है आपका ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। वास्तव में ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन किसे कहते हैं? सिस्टोनिक डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में प्रवाह अनुलेखन कहलाता है। अर्थात जो सूचना डीएनए में निहित रहती है उन सूचनाओं को एमआरएनए में स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया चलती है उसे ही हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। यहां आप देख सकते हैं, यहां डीएनए दे रखा है। डीएनए जो है यहां पर द्विसूत्री डीएनए दे रखा है और इस द्विसूत्री डीएनए में जो आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है वो यहां पर एकल सूत्री एमआरएनए के रूप में स्थानांतरित होती है। अर्थात डीएनए से आरएनए निर्माण का जो प्रक्रम होता है उसे ही हम अनुलेखन के नाम से जानते हैं। अनुलेखन के जहां तक मुख्य चरणों की बात की जाती है तो अनुलेखन को प्रारंभ करना आवश्यक होता है। इसको हम चेन इनिशिएशन या श्रृंखला आरंभन पद कहते हैं। श्रृंखला के आरंभन में कुछ महत्वपूर्ण एंजाइमों को प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही एक बार श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है तो श्रृंखला का दीर्घीकरण होता है और यह श्रृंखला का दीर्घीकरण तब तक होता है जब तक सूचनाओं का पूर्ण स्थानांतरण एमआरएनए में नहीं हो जाए और अंत में जाकर के यहाँ डीएनए से आरएनए निर्माण की प्रक्रिया का समापन आवश्यक होता है। इसे ही हम टर्मिनलाइजेशन के नाम से या समापन के नाम से जानते हैं। अनुलेखन के मुख्य चरणों में सिस्ट्रोनी डीएनए द्वारा एमआरएनए संश्लेषण के लिए निम्न एंजाइम काम में आते हैं। उनमें सबसे पहला एंजाइम आता है, उसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम डीएनए के कुंडलन को विकुंडलित करेगा और उसकी संपूरकता के आधार पर एमआरएनए निर्माण में उपयोग में लाया जाएगा। साथ ही इसमें टोपोआइसोमरेज एंजाइम का प्रयोग भी किया जाता है। ये दोनों एंजाइम हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। एमआरएनए संश्लेषण के लिए उत्प्रेरक का कार्य आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। अर्थात आरएनए से जो एमआरएनए है उसका निर्माण करने के लिए एक एंजाइम काम आता है जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए पोल के नाम से जानते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तभी कार्य करता है जब एक विशेष प्रोटीन सिग्मा कारक सहायक के रूप में उपस्थित रहता है। अर्थात आरएनए के निर्माण को प्रारंभ करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज के साथ में सिग्मा कारक की भी आवश्यकता पड़ती है। सिस्टोनी डीएनए द्वारा संपूरकता के आधार पर एमआरएनए में संश्लेषण होता है और यहाँ पर जो सिग्मा कारक की पूर्णता के लिए ये समापन कारक की भी आवश्यकता होगी। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम दो कारकों की बात करते हैं। एक कारक होता है सिग्मा कारक और एक कारक होता है रो कारक। सिग्मा कारक आरएनए पॉलीमरेज द्वारा नए आरएनए निर्माण में उपयोगी होगा। जब तक ये रहेगा तब तक आपके आरएनए का निर्माण सतत रूप से चलता रहता है। लेकिन जैसे ही आरएनए के समापन का समय आता है, आरएनए की श्रृंखला जब समाप्त होने वाली होती है, उस समय रो कारक का प्रयोग करना महत्वपूर्ण होता है। हम जानते हैं कि डीएनए द्विसूत्री होता है। इसका वह सूत्र जिसमें एमआरएनए अनुलेखन की सूचना पाई जाती है उसे सेंस स्ट्रैंड कहते हैं और सेंस स्ट्रैंड के विपरीत दिशा में पाया जाने वाला जो डीएनए का खंड होता है उसे हम एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। आप इसको इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए यह हमारा डीएनए का एक अणु है। ये डीएनए का अणु मान लीजिए ये विकुंडलित हो चुका है। इसमें
दो श्रृंखलाएं उपस्थित है। इन दो श्रृंखलाओं में से एक श्रृंखला मान लीजिए ये वाली आपकी सेंस स्ट्रैंड है, जबकि दूसरी श्रृंखला जो होगी वो आपके एंटी सेंस के नाम से जानी जाती है। अर्थात डीएनए की वह श्रृंखला जो नए एमआरएनए निर्माण में प्रयोग में लाई जाएगी उसे ही हम सेंस स्ट्रैंड के नाम से या सेंस श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यूकैरियोट्स में अनुलेखन प्रोकैरियोट्स की तुलना में यूकैरियोट्स में अनुलेखन थोड़ा अलग प्रकार का होता है और द्विसूत्री डीएनए के सेंस स्ट्रैंड द्वारा इसमें भी आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से नए एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। यहां पर एक चित्र आप देख सकते हैं, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सबसे पहले प्रमोटर जीन से जुड़ता है और ये श्रृंखला का आरंभन करवाता है। ये डीएनए का डबल हेलिक्स है। जैसे ही एक बार यहाँ पर विकुंडलित होता है, विकुंडलित होने पर यहाँ देख लीजिए आप एक सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का निर्माण हो जाता है और इस जगह पर आपके स्टॉप सीक्वेंस पाई जाती है, अर्थात यहाँ जाकर के आपके एमआरएनए का निर्माण रुक जाता है, जिसे हम टर्मिनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए, देखिए विद्यार्थियों, जो आपका डीएनए से आरएनए बनता है उस आरएनए में दो प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जा सकती है। एक कोडिंग सीक्वेंस हो सकती है, एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो सकती है, जिसको हम कोडिंग सीक्वेंस को एक्सॉन के नाम से जानते हैं और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को इंट्रॉन के नाम से जानते हैं। अर्थात यहाँ पर एक सुस्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वह भाग जो हमारे पॉलीपेप्टाइड निर्माण में उपयोगी होता है उसे हम कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं और वह भाग जो आगे जाकर के किसी प्रकार के पॉलीपेप्टाइड का निर्माण नहीं करता है उसे हम नॉन कोडिंग कहते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका एक्सॉन है, ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन है, अर्थात ये कोडिंग सीक्वेंस है। किसी भी डीएनए से निर्मित आरएनए में वह भाग जहां पर डीएनए से आरएनए बना है, आरएनए से प्रोटीन निर्माण करवाना है, जहां जहां प्रोटीन निर्माण की सूचना वाली सीक्वेंस पाई जाती है उसको हम एक्सॉन कहते हैं और ये एक्सॉन के बीच बीच में आपके इंट्रॉन पाए जाते हैं। ये आपके इंट्रॉन है। सबसे पहले विद्यार्थियों, वह आरएनए जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं उस आरएनए को हम एचएनआरएनए के नाम से जानते हैं। अर्थात जो एचएनआरएनए पाया जाता है उसके अंदर कोडिंग, नॉन कोडिंग, कोडिंग, नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस पाई जाती है। तो इसकी प्रोसेसिंग करना आवश्यक होता है। अर्थात जब भी आपके एमआरएनए जो कि आगे जाकर के पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम बनाने वाला है उसमें से अनावश्यक सीक्वेंस को हटाना जरूरी होता है ताकि आगे जाकर के वो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है। इसी को हम आरएनए संसाधन के रूप से जानते हैं। सिस्ट्रोनी डीएनए द्वारा अनुलेखन के दौरान कोडिंग एवं नॉन कोडिंग दोनों प्रकार की श्रृंखलाएं बनाई जाती है। जैसा अभी मैंने बताया था, मान लीजिए ये आपकी कोडिंग, ये नॉन कोडिंग, कोडिंग, नॉन कोडिंग, कोडिंग, नॉन कोडिंग। ये मान लीजिए एक्सॉन है जो कोडिंग सीक्वेंस है और इसके बीच में पाए जाते हैं इंट्रॉन्स। एमआरएनए संसाधन के दौरान नॉन कोडिंग श्रृंखलाओं को हटा दिया जाता है। अर्थात जहां जहां पर आपको ये इंट्रॉन नजर आ रहे हैं इनको हटाना आवश्यक होता है। इसको हटाने को स्प्लाइसिंग के नाम से जाना जाता है। यद्यपि आरएनए संसाधन एक जटिल प्रक्रिया होती है जो 3 चरणों में संपन्न होती है। इन चरणों को हम आगे जाकर के यहाँ पर देखेंगे। एमआरएनए से नॉन कोडिंग श्रृंखला का विच्छेदित कर देने के पश्चात शेष आरएनए को ही हम एमआरएनए कहते हैं। अर्थात जैसे ही ये आपके इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, इंट्रॉन्स को हटाने के बाद में शेष जो बना है ये आपका, इस आरएनए को हम एमआरएनए के नाम से जानते हैं। अर्थात एचएनआरएनए जो है आगे जाकर के एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। यही आपके आरएनए संसाधन होगा और इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं
वो हम यहाँ पर देखते हैं। एमआरएनए संसाधन के मुख्य चरणों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पर जो भाग आता है उसका नाम है कैपिंग। दूसरे नंबर पर आता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है अनावश्यक भागों को काट करके हटाना। जैसे कि एचएनआरएनए में जो इंट्रॉन पाए जाते हैं उन इंट्रॉन को काट करके हटाना आवश्यक होता है, ताकि पीछे जो बेस सीक्वेंस बचती है वो आगे जा करके किसी पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम का निर्माण कर सकती है। और इसके प्रोटेक्शन के लिए एक सिरे पर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी श्रृंखला पाई जाती है, उसका जुड़ना पॉली एडिनाइलेशन के नाम से जानते हैं। यहां देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा डीएनए दिया हुआ है। इस डीएनए में ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जिसको मैं यहां चित्र द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। जैसे ही ये श्रृंखला का निर्माण करने लगता है तो श्रृंखला के अंदर 2 प्रकार के भाग आ जाते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। यहां पर देखिए 2 रंग दे रखे हैं, येलो कलर का है, उसके बीच बीच में ऑरेंज कलर दे रखा है। यहां पर एमआरएनए की 5 प्राइम श्रृंखला पर एक विशेष प्रकार का गुआनोसिन जुड़ जाता है, जिसको मिथाइलेटेड गुआनोसिन कहते हैं। ये इसके प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके जुड़ने को ही हम कैपिंग के नाम से जानते हैं। जबकि आप देख सकते हैं ये इसकी 3 प्राइम श्रृंखला है। 3 प्राइम श्रृंखला पर एडेनिन एडेनिन की बहुत लंबी सीक्वेंस जुड़ जाती है। इसको हम पॉली एडिनाइलेशन के नाम से जानते हैं। अर्थात इसके एक सिरे पर आपके मिथाइलेटेड गुआनोसिन जुड़ता है, इसको हम कैपिंग या टोपी पहनाना कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हो एडेनिन एडेनिन की एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है, ये आपकी पॉली एडिनाइलेशन कहलाती है। अर्थात ये यहां पर एक पूंछ का निर्माण हो जाता है। कैपिंग क्या है? एमआरएनए के 5 प्राइम सिरे पर मिथाइल गुआनोसिन एमजी का जुड़ना कैपिंग कहलाता है। अर्थात जब भी ये जुड़ेगी तो ये 5 प्राइम सिरे पर जुड़ेगी और ये मिथाइल गुआनोसिन जुड़ जाता है, इसी को हम कैपिंग कहेंगे। स्प्लाइसिंग किसे कहते हैं? अर्थात एमआरएनए में उपस्थित इंट्रॉन का बीच में से कट करके हट जाना, ये मान लीजिए इंट्रॉन है, इनका कट जाना स्प्लाइसिंग कहलाता है। और पॉली एडिनाइलेशन क्या है? एमआरएनए के 3 प्राइम सिरे पर कई सारे एडिनोसिन का जुड़ना। अर्थात मान लीजिए ये हमारा मिथाइलेटेड गुआनोसिन जुड़ गया, ये 5 प्राइम सिरा है। 3 प्राइम सिरे पर ए की एक लंबी श्रृंखला जुड़ जाती है, इसे ही हम पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। एचएनआरएनए से कार्यकारी एमआरएनए निर्माण की प्रक्रिया आरएनए संसाधन के नाम से जानी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है, आरएनए संसाधन किसे कहते हैं? अर्थात एचएनआरएनए से एमआरएनए निर्माण का होना ही आरएनए संसाधन कहलाता है। यहाँ पर निर्मित एमआरएनए कार्यकारी आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला बिंदु आता है हमारा ट्रांसलेशन। देखिए विद्यार्थियों, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने पढ़ा डीएनए से डीएनए का निर्माण किया जा सकता है, जिसे डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए का निर्माण किया जा सकता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन या आरएनए अनुलेखन के नाम से जानते हैं। और आरएनए में निहित सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन के निर्माण का होना, ये हमारा ट्रांसलेशन या अनुवादन के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में अनुवादन क्या है? वास्तव में डीएनए में निहित सूचनाओं का अंतिम रूप में प्रदर्शन ही अनुवादन कहलाता है। एमआरएनए में निहित सूचनाओं का प्रोटीन निर्माण के रूप में स्थानांतरण होना अनुवादन कहलाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अनुवादन के लिए कई प्रकार के हमें घटकों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आती है कि अनुवादन की घटना कोशिका के किस कोशिकांग में संपन्न होती है। तो उस कोशिकांग का नाम है राइबोसोम। हम जानते हैं कि राइबोसोम जो होता है ये झिल्ली विहीन
कोशिकांग होता है। ये दो उप इकाइयों से निर्मित होता है। एक होती है आपकी छोटी उप इकाई और एक होती है आपकी बड़ी उप इकाई। अर्थात इसके निर्माण को हम देखें तो इस तरीके से आपके दो भाग पाए जाते हैं, एक छोटी उप इकाई होती है और एक बड़ी उप इकाई होती है। यहां इस राइबोसोम में ही आपके अनुवादन की क्रिया संपन्न होगी। यहां पर हम समझ सकते हैं ये आपका एमआरएनए है। इस एमआरएनए से राइबोसोम आकर के जुड़ जाता है और इस राइबोसोम के जुड़ने पर यहां उपस्थित एमआरएनए में जो सीक्वेंस पाई जाती है उस सीक्वेंस के अनुसार अमीनो अम्लों को यहां पास में लाया जाता है, उनको आपस में जोड़ा जाता है। इसके जोड़ने के फलस्वरूप जो बंध बनते हैं उनको हम पेप्टाइड बंध के नाम से जानते हैं। अनुवादन में निम्न घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहली घटना जो आती है उस घटना को हम कहते हैं अमीनो अम्लों का सक्रियण। अर्थात कोशिका द्रव्य में सामान्य रूप से पाए जाने वाले अमीनो अम्ल निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। इन निष्क्रिय अमीनो अम्लों को ऊर्जा खर्च करके एटीपी के रूप में और सक्रिय बनाया जाता है, इसे हम अमीनो अम्लों का सक्रियण कहते हैं। उसके बाद में एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और जैसे ही एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ जाता है तो यहां पर श्रृंखला का प्रारंभन कर दिया जाता है, अर्थात प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। एक बार जैसे ही अमीनो अम्ल आपस में जुड़ना प्रारंभ करते हैं तो ये श्रृंखला तब तक चलती रहती है जितना कि उस एमआरएनए में सूचनाएं निहित पाई जाती है। अब अंत में श्रृंखला का समापन आवश्यक होता है, अर्थात वह स्थान जहां पर प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है उसके लिए एमआरएनए में स्टॉप कोडॉन का पाया जाना जरूरी होता है। अर्थात जो स्टॉप कोडॉन पाया जाता है वहां जाकर के आरएनए के लिए सूचना नहीं होगी तो टीआरएनए अमीनो अम्लों को लेकर के नहीं आता है और अपने आप ही यहां पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। अमीनो अम्लों का सक्रियण कैसे होता है? देखिए, अमीनो अम्ल सक्रियण के लिए एक विशिष्ट अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। अर्थात ये एंजाइम अगर उपस्थित होगा तो ही आपके ये क्रिया चालू होती है, बाकी नहीं होती है। साथ में यहाँ पर एनर्जी के लिए, ऊर्जा देने के लिए एटीपी खर्च करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपके ये अमाइनो एसिड एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है और इसका नाम होता है अमीनो एसाइल एडिनिलेट। यहां ये अमाइनो एसाइल एडिनिलेट बन चुका है। इसका टीआरएनए से जुड़ना चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं कि ये टीआरएनए है, इस टीआरएनए से एक्टिव अमाइनो एसिड, मान लो मैंने इसको स्टार लगा करके लिख दिया, अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल जो होता है जो सक्रिय हो चुका है उसको मैं इससे दर्शाऊं तो यह आपके टीआरएनए से जुड़ जाता है। यह आपने टीआरएनए की संरचना पढ़ी थी। इस जगह पर आपका अमीनो अम्ल जुड़ जाता है और इसी को हम चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड अर्थात अमीनो अम्ल का सक्रियण कहेंगे और चार्ज्ड होना कहलाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मैंने आपको यहां बताई। एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना। सबसे पहले क्या होगा, एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है। सर्वप्रथम एमआरएनए राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जुड़ता है। देख लीजिए, राइबोसोम जो होता है उसके एमआरएनए से जुड़ना अर्थात छोटी उप इकाई से जुड़ेगा, तत्पश्चात बड़ी उप इकाई जुड़ जाती है। यहां पर देख लीजिए, ये एक इकाई जुड़ चुकी है और ये दूसरी इकाई जुड़ चुकी है। ये हमारा एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स कहलाता है। जैसा कि यहां पता चल रहा है हमारे को, ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए लैकिंग स्टॉप कोडॉन। यहां पर ये एमआरएनए है और ये यहां पर जुड़ जाता है। देवियों और सज्जनों, प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है कि ये एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, अर्थात एकल सूत्री एमआरएनए होता है और ये राइबोसोम से जुड़ चुका है।
एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स में दो कोडन उपस्थित रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि जिस एमआरएनए में के जिस भाग से आपके राइबोसोम उप इकाइयां जुड़ती है वहां पर एक बार में दो कोडन उपस्थित रहते हैं जो राइबोसोम के ए एवं पी स्थल पर समायोजित होते हैं। अर्थात इसको ऐसे समझना, मान लीजिए ये एमआरएनए है, ये राइबोसोम जुड़ चुका है, इस तरफ जो सीक्वेंस पाई जाती है उसको ए साइट कहते हैं और इसके आगे वाले को पी साइट कहते हैं। ये राइबोसोम की गति की दिशा होती है। सबसे पहले टीआरएनए जो होता है वो अमाइनो एसिड को लेकर के ए साइट पर आता है। ये आपके अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है और ये कहाँ आएगा, ए साइट पर आता है। ए साइट पे आने के बाद में ये इधर की तरफ सरकेगा और इधर खिसकते ही ये वापस अगले 3 सीक्वेंस की सीध में आ जाता है और ये दूसरे वाले के साथ में आपके पेप्टाइड बंध निर्माण का कार्य करने लगता है। श्रृंखला प्रारंभन के लिए कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिनको हम इनिशिएशन फैक्टर या श्रृंखला प्रारंभन कारक के नाम से जानते हैं। ये जो प्रारंभन कारक होते हैं इनको अंग्रेजी में कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर और इसी से नाम पड़ा IF। और ये 3 प्रकार के होते हैं, IF1, IF2, IF3। सर्वप्रथम मिथियोनिन युक्त एमआरएनए राइबोसोम बड़ी उपिकाई के ए स्थल पर श्रृंखला प्रारंभन करवाता है। देखिए एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, चाहे कोई भी प्रोटीन का निर्माण करना हो, किसी भी एंजाइम का निर्माण करना हो, किसी पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करना हो, उसमें एमआरएनए में प्रथम जो सीक्वेंस पाई जाती है वो हमेशा श्रृंखला प्रारंभन कोडॉन होता है जिसको AUG कहते हैं। अब आप देखिए AUG का संपूरकता क्रम क्या होगा आरएनए में, इसका उल्टा क्रम जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है UAC। UAC युक्त जो कोडॉन होगा जो टीआरएनए में उपस्थित रहेगा ये इसके विपरीत वाला टीआरएनए यहां पर होना चाहिए। यहां पर UAC अगर है तो ये मिथियोनिन को पकड़ करके लाता है। ये हमारा कहने का अभिप्राय हो गया। अर्थात प्रत्येक प्रोटीन या एंजाइम या पॉलीपेप्टाइड में प्रथम जो अमाइनो अम्ल होता है वो मिथियोनिन होता है और मिथियोनिन को कोड करने वाली एमआरएनए में सीक्वेंस होती है उसको हम AUG या श्रृंखला प्रारंभन कोडॉन के नाम से जानते हैं। चेन इलोंगेशन या श्रृंखला दीर्घीकरण, जैसे ही एक बार आपके श्रृंखला निर्माण प्रारंभ हो जाता है तो आपके राइबोसोम आगे खिसकता जाता है। जैसे जैसे राइबोसोम आगे सरकता जाएगा वैसे वैसे उसमें एमआरएनए में निहित कोडॉन की सूचना के अनुसार अमीनो अम्लों का आगमन होता है और ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमें मोतियों की माला बनानी तो हम क्या करते हैं, सुई और धागा लेते हैं और उस सुई और धागे में एक एक मोती लेकर के हम पिरोते जाते हैं। जैसे जैसे हम अंदर पिरोते जाते हैं वैसे वैसे मोतियों की माला लंबी होती जाती है। ऐसे अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे और श्रृंखला का आगे की तरफ निर्माण होने लगता है। दो अमाइनो अम्लों के मध्य पाया जाने वाला बंध क्या कहलाता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है। इसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। अर्थात ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, तो इसके बीच में पाया जाने वाला जो ये बंध होता है इसे ही हम अमाइनो एसिड्स को जोड़ने वाला सेतु या पेप्टाइड बंध के नाम से इसको जानते हैं। इसके निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे हम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। अनुलेखन की दिशा सदैव 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। अर्थात जब भी आपके अनुलेखन संपन्न होता है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में होता है तथा टीआरएनए ई की ओर निकल जाता है। मतलब आप समझ सकते हो ये हमारा एमआरएनए है, ये राइबोसोम है, ये साइट जो है स्थल हमेशा ए साइट कहलाता है, ये हमारा सा पी साइट कहलाता है और ये साइट एग्जिट साइट कहलाती है। अर्थात यहां से टीआरएनए वापस बाहर निकलता है, यही बात यहां दर्शाई गई है। इस प्रकार एमआरएनए में कोडोनों की संख्या के अनुसार अमीनो अम्ल क्रमशः जुड़ते जाते हैं। आप यहां समझ सकते हो किसी भी एमआरएनए में
जितनी संख्या में कोडॉन पाए जाते हैं उतनी ही संख्या में यह अमीनो अम्लों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए आपने जैव प्रौद्योगिकी में एक हार्मोन पढ़ा है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का निर्माण करने के लिए दो प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं काम में आती है। एक का नाम होता है आपका श्रृंखला ए और दूसरी का नाम होता है श्रृंखला बी। ये ऐसी है। ये ए श्रृंखला जो पाई जाती है इसमें टोटल 21 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और दूसरी वाली में 30 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि श्रृंखला ए का जो एमआरएनए होगा उसमें 21 कोडोनों की संख्या उपस्थित होना जरूरी है जो फंक्शनल या क्रियाशील होते हैं। स्टॉप कोडोन इसके अलावा पाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर 30 होंगे जो आपकी एक अलग स्थिति को प्रदर्शित करता है। यहां पर ए का मतलब होता है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। ये आपस में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है। इन प्रत्येक अमीनो अम्लों के बीच में उपस्थित जो ये डैश है ये हमारे पेप्टाइड बंध की उपस्थिति को दर्शाती है। अर्थात अमीनो अम्लों के मध्य पाया जाने वाला बंध पेप्टाइड बंध के नाम से जाना जाता है और ये पेप्टाइड बंध जो होते हैं ये आपके सामने मैंने यहां प्रदर्शित कर दिए हैं। श्रृंखला का समापन, जैसे ही आपके ये एमआरएनए है यहां पर 3 प्राइम एंड पर AUG पाया जाता है, बीच में आपके कई सारे कोडॉन्स पाए जाते हैं और मान लीजिए लास्ट में आपके UAA है। UAA को हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। स्टॉप कोडॉन का मतलब होता है ऐसा कोडॉन जो सूचना रहित होता है, ऐसा कोडॉन जिसके लिए कोशिका द्रव्य में किसी प्रकार के टीआरएनए नहीं पाए जाते हैं, जो किसी प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड नहीं करता है। उस परिस्थिति में जैसे ही राइबोसोम आपके यहाँ सरकता सरकता यहाँ पहुँचता है तो श्रृंखला का समापन हो जाता है। इसे ही हम श्रृंखला समापन कहते हैं कि जैसे ही राइबोसोम स्टॉप कोडॉन तक पहुँचते हैं पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण पूर्ण हो जाता है तथा राइबोसोम 2 उप इकाइयों में टूट जाता है और राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां वापस अलग अलग हो जाती है। यहां आप देख सकते हो एक एमआरएनए से कई सारे राइबोसोम जब जुड़ जाते हैं तो जो संरचना बनती है उसी को हम पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। इसको पॉलीसोम असेंबली कहते हैं। इसका दूसरा नाम है इर्गोसोम। तो विद्यार्थियों, ट्रांसलेशन के समय अनेक राइबोसोम का एमआरएनए से जुड़कर समूह बनाना पॉलीसोम कहलाता है। पॉलीसोम का दूसरा नाम जो होता है वो होता है इर्गोसोम। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में बताया, अर्थात किस प्रकार से डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है, एमआरएनए में निहित सूचना के अनुसार अर्थात उसमें उपस्थित कोडोनों के अनुसार ट्रांसलेशन अर्थात अनुवादन क्रिया के द्वारा प्रोटीन निर्माण होता है। दोनों ही घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज इस अध्याय के भाग 4 का यही समापन होता है। धन्यवाद, नमस्कार।